हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी और क्लास 12th में। आज हमारा टॉपिक रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब वॉल्यूम सेकंड का टॉपिक लास्ट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर रिडम्पशन करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने पहले डिबेंचर को इशू किया होगा। अब डिबेंचर इशू कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आपको हमारी वीडियो जो पास्ट में वीडियो डल गई है, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। तो पहले आप इशू करना सीख लें, उसके बाद आप डिबेंचर को रिडीम करना सीखें, तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को चेक करें और उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको रिडम्पशन बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? तो रिडम्पशन का मतलब हो गया कि जो डिबेंचर हमने इशू किया हुआ है उस डिबेंचर को हम वापस ले लेंगे। हम का मतलब कंपनी। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि जो अकाउंटिंग कर रही है कंपनी कर रही है, पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का रहेगा, उसी तरह से सोचना है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने जो डिबेंचर जारी किए थे, जो सर्टिफिकेट इशू किए थे सिक्योरिटीज, उनको कंपनी क्या कर रही है? रिडीम कर रही है, वापस ले रही है, और बदले में जो पैसा लिया था उनका पैसा उनको लौटा देगी डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है टॉपिक की कि जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता होगा तो क्या इसके कोई टाइप्स होते होंगे? जैसे डिबेंचर इशू करते थे तो क्या कहते हैं, लमसम कर दिया करते थे, अदर देन कैश, सॉरी, डिबेंचर इशू किया करते थे तो कैश किया करते थे, फिर अदर देन कैश होता था, इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी होता था, पार प्रीमियम डिस्काउंट, लमसम, इंस्टॉलमेंट, इतने सारे सिस्टम हुआ करते थे। तो अगर बात करें कि जब हम डिबेंचर का रिडम्पशन सीखते हैं तो क्या इसमें भी कोई टाइप होता है? तो यहां पे बताया गया है रिडम्पशन के टाइप होते हैं। आप लमसम पे रिडम्पशन कर सकते हो। लमसम का मतलब होता है एक साथ डिबेंचर को बुला लेना और उनका सारा पैसा उनको लौटा देना। ड्रॉप लॉट्स। ड्रॉप लॉट्स का मतलब क्या होता है? तो यहां पे ड्रॉप लॉट्स को आप इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो। ये एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। जैसे आप सारा पैसा एक साथ लौटाते हो, वैसे कंपनी एक साथ ना लौटा के 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करती है अमाउंट को। उसको बोल दिया जाता है बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स या इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तीसरा होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि कंपनी डिबेंचर वालों से डिबेंचर मंगा लेगी लेकिन कन्वर्ट कर देगी। कन्वर्ट का मतलब होता है कि आपको कैश नहीं दिया जाएगा, उन डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा या तो न्यू डिबेंचर्स में या फिर शेयर्स में, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। तो डिबेंचर वालों को बुलाया टाइम होने पे, जब उनकी मैच्योरिटी डेट आई, उनकी पेमेंट करने का समय आया, और बदले में बदल के नए डिबेंचर या शेयर्स जारी कर दिए, उसको कन्वर्जन बोला जाता है। और आखिरी होता है ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट परचेज का मतलब कंपनी एक परचेजर की तरह टाइम से पहले, मैच्योरिटी डेट से पहले, कंपनी को जब रिडम्पशन करना था उस डेट से पहले ही कंपनी मार्केट में जाती है। कंपनी को सूचना मिल जाती है अपने एजेंट्स के थ्रू कि आपके वो डिबेंचर बिक रहे हैं और सस्ते बिक रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने रुपए में मार्केट में सेल हो रहा है। तो कंपनी एक एजेंट बन के या एक खरीदार बन के अपने ही डिबेंचर को स्वयं खरीद लेती है कम दामों पर। उस सिचुएशन को बोल दिया जाता है ओपन मार्केट परचेज। खुद मार्केट में जाके खुद अपने डिबेंचर को परचेज कर लाई। तो इस तरीके से 4 तरीके हैं। अब आपको 12th क्लास में ये 2 मेथड नहीं सीखने हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सीखना है लमसम, एक साथ पैसा लौटाती है कंपनी तो क्या एंट्री होती होगी, और कंपनी इंस्टॉलमेंट अगर कर ले तो क्या, तो बेटा जो साथ में एक साथ लौटाने पे एंट्री होती होगी वही एंट्री टुकड़ों में, मतलब यहाँ पे एक साथ सारा अमाउंट लिख दिया करते होंगे लमसम की एंट्री में, यहाँ पे वही एंट्री 2-4 बार रिपीट हुआ करती होंगी इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग, और वहां पे अमाउंट भी डिवाइड कर दिया जाता होगा। तो बिल्कुल सरल बोले तो, मतलब सरल भाषा में बोला जाए तो बहुत ही सरल टॉपिक रहने वाला है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको गेन कर पाते हो। तो यहीं से काम स्टार्ट करते हैं, इन 2 मेथड्स को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि जब भी कंपनी को रिडम्पशन करना होता है, क्या करना होता है कंपनी को? रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऐसे नहीं हो जाता कि बस पैसा लौटा दिया, और नहीं, जिस दिन कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसी के अगले साल से ही कंपनी रिडम्पशन की प्रिपरेशन, तैयारियां स्टार्ट कर देती है। जैसे शादी ब्याह होते हैं तो उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, वैसे ही कंपनी डिबेंचर के पैसे लौटाने हैं तो कंपनी को अमाउंट पे करना है, तो अमाउंट का अरेंजमेंट करना, उसके लिए अमाउंट जोड़ना, ये कार्यवाही भी कंपनी क्या कर देती है? बहुत पहले स्टार्ट कर देती है। उसी सिचुएशन को बोला जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन की प्रिपरेशन की जाती है कंपनी के द्वारा। अब रिडम्पशन की प्रिपरेशन 2 तरीके से होती है। कंपनी ये बोलती है कि या तो हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, ये आपको भी बताया जाएगा क्वेश्चन में, या हम रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल करेंगे। और अगर हमें सर क्वेश्चन में ना बताया जाए कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट या कैपिटल है, तो आप खुद से मान लेना कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल होता होगा, फिर तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ही चलेगा। तो बात आ जाती है कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो होता क्या है, अगर हमें अपना प्रॉफिट में से ही रिडम्पशन करना है तो हमें क्या करना होता है? हमें कुछ पैसा सेव करना होता है। जब आप रिडम्पशन करने वाले हो तो कुछ इतना अमाउंट तो अपने पास सेव कर लो, इतना अपने पास पैसा उठा के रख लो कि आपको जब पेमेंट करनी पड़े तो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े, आप इजीली रिडम्पशन कर पाओ। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है, एक टर्म लेकर आती है जिसको बोल दिया जाता है डीआरआर। डीआरआर का मतलब होता है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए रिजर्व बनाती है। रिजर्व का मतलब होता है कुछ पैसा उठाकर रखती है।
तो कंपनी कहती है कि हम रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे, रिडम्पशन करने के लिए रिजर्व बनाएंगे, और इसी रिडम्पशन रिजर्व को कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोल दिया है। और कंपनी कहती है हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी रखेंगे अपने पास, बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखेंगे, जिसको रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो इसको डीआरआई शॉर्ट में, फुल फॉर्म इसकी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होती है। तो कंपनी अपनी प्रिपरेशन में दो टर्म इन्वेस्ट लेकर आती है, एक डीआरआर और एक डीआरआई, मतलब रिजर्व भी बनाएगी और इन्वेस्टमेंट भी करेगी। अब बात आ जाती है यहां पे क्या, कि अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, अगर कंपनी कहती है हम प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगे, तो मतलब प्रॉफिट में से, अब प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट का एक दूसरा नजरिया देखें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रिजर्व को तो, प्रॉफिट को तो रिजर्व भी बोला जाता है, क्योंकि रिजर्व जो होते हैं वो प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं। तो मैं प्रॉफिट बोलूं या प्रॉफिट में से बनाएंगे रिजर्व को बोलूं, दोनों का मतलब क्रेडिट का नेचर है, दोनों एक ही सिमिलर है। बस क्या है कि रिजर्व है तो या तो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी होगी, तो इसलिए प्रॉफिट का ही पार्ट उठा के रख रखा है किसी वजह से या बेवजह से। रिजर्व जनरल रिजर्व है तो बेवजह उठा के रख लिया, जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज कर लेंगे, और कोई पर्पस है तो उसके आगे पर्पस जोड़ दिया जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, डिबेंचर रिडम्पशन, ये आगे लिख दिया जाता है। तो कंपनी कहती है हम प्रॉफिट में से रिडम्पशन करने वाले हैं भाई, मतलब कंपनी 100% अमाउंट रिडम्पशन डीआरआर में डालने वाली है, मतलब कंपनी 100% अमाउंट रिजर्व में रखेगी, क्योंकि कंपनी कहती है हम तो सारा प्रॉफिट से ही रिडम्पशन कर देंगे, इतना अमाउंट है हमारे पास। तो कंपनी क्या करेगी, जितना डिबेंचर रिडम्पशन करना है, एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने मार्केट में 5 लाख डिबेंचर इशू कर रखे थे, 5 लाख रुपीस के, एक्चुअली बेटा मान लेते 5000 डिबेंचर, 100 का एक, 5 लाख रुपीस के डिबेंचर कंपनी ने मार्केट में इशू कर रखे हैं। तो कंपनी कहती है जी 5 लाख के 5 लाख हम अपने प्रॉफिट में से दे देंगे, इतना पैसा हमारे पास पड़ा है। तो कंपनी कहती है 100% अमाउंट रख लो भैया, उठा के कहां डाल दो, रिडम्पशन रिजर्व में डाल दो, डीआरआर में ट्रांसफर कर दो 100% अमाउंट, जिस दिन देने की बारी आएगी उस दिन पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा क्या हुआ यहाँ पे, 100% ऑफ द रिडम्पशन अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर, डीआरआर में 100% पैसा लिख दिया जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करने वाली है। तो एंट्री क्या बनी, आप बताओ, डीआरआर कहां से बनाओगे, रिजर्व कहां से बनाओगे, प्रॉफिट में से, क्योंकि प्रॉफिट में से कर रहे हो, और प्रॉफिट में से करोगे तो प्रॉफिट क्रेडिट का होता है, अगर उसमें से पैसा निकालोगे तो प्रॉफिट डेबिट होने स्टार्ट हो जाएगा, और रिजर्व क्रिएट करने स्टार्ट कर दोगे तो वही प्रॉफिट का बैलेंस सब क्रेडिट में रहेगा, लेकिन नाम बदल जाएगा, डीआरआर बन जाएगा। तो एंट्री बनी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को कम कर दिया और पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, डीआरआर में, और कितने रुपए, 100% अमाउंट, क्योंकि रिडम्पशन कहां से हो रहा है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, और आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो 100% अमाउंट कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डीआरआर क्रेडिट हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट हो जाएगा। अब आपको सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा पैसा तो आप प्रॉफिट में ही डाल चुके हो। तो डीआरआई बनाने की क्या जरूरत है, आप बताओ ना, डीआरआई इसलिए तो बनाते हो कि फ्यूचर में अमाउंट की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। अब जब डीआरआर 100% से बन चुका है तो क्या जरूरत है डीआरआई बनाने की। लेकिन अगर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल होता तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, 25%। अब क्या भैया डीआरआर नहीं बनाएंगे, डीआरआर अभी भी बनाएंगे, लेकिन डीआरआर अब 100% से नहीं बनाएंगे, डीआरआर 25% ऑफ रिडम्पशन अमाउंट, मतलब 5 लाख का 25% और 5 लाख का 25%, जैसे एग्जांपल है 10 लाख भी हो सकता था, 20 लाख भी हो सकता था अमाउंट, उसका 25% निकालते तो 1,25,000 रुपीज का डीआरआर हमको बनाना पड़ेगा। तो जब आउट ऑफ कैपिटल होगा तो 25% डीआरआर बनाया करेंगे, और जब आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ करेगा तो 100% डीआरआर बनाया करेंगे। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और इस बार 1,25,000 रुपीज लिख दिए जाते, क्योंकि इस बार रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है। अब आपको 15% अमाउंट कहां ट्रांसफर करना हुआ करेगा, डीआरआई में, तो वो भी 15% किसका, तो वो भी बेटा रिडम्पशन अमाउंट का ही। अब 5 लाख का 15% कितना होता होगा, तो 75,000, अगर चेक करो 1 लाख का होता है अमाउंट, 1 लाख का 15% 15,000 हो जाता, 10 लाख होता तो 1,50,000 हो जाता, 5 लाख का 15% 75,000, तो आप 75,000 रुपीज ट्रांसफर कर दोगे इन्वेस्टमेंट में। अब बात आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे बनाएंगे, आप बताओ। इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपनी एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, एसेट क्रिएट कर रहे हो तो आप उसे कहां रिकॉर्ड करोगे, एसेट को कहां रिकॉर्ड करते हो, एसेट को, चलिए बहुत अच्छा जवाब है, बच्चे कह रहे हैं जो यहाँ पे हैं क्लास में, कह रहे हैं कि डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने कर लो जी, इन्वेस्टमेंट को कहाँ कर दिया, डेबिट में, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट। और जब आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपकी जेब से पैसा गया होगा, अब पैसा जाता है तो कैश की जगह हम बैंक की यूज करते हैं जनरली, तो हमने कहा बैंक हमारे पास से कम हो गया और आपने बैंक अकाउंट में डाल दिया पैसा, तो ये दूसरी एंट्री हो गई। जब आउट ऑफ कैपिटल करोगे तो डीआरआर के बाद आप 15% अमाउंट डीआरआई में भी इन्वेस्ट किया करोगे, तो एंट्री बना करेगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड,
बीइंग डीआरआई मेड, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट मेड। आपको डीआरआई नहीं लिखना, आपको डीआरआई की जगह डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट पूरा लिखना है, आप शॉर्ट फॉर्म कहीं यूज नहीं करेंगे। अब आ जाती है रिडम्पशन की तरफ चल देते हैं। देखो जी तैयारियां हो चुकी हैं, जैसे कि होता है ना शादी ब्याह की तैयारी शुरू कर दी थी, अब तैयारी हो चुकी है, बारात आने वाली है, बाजा बजने वाला है। तो उसी तरीके से क्या होने वाला है कि तैयारी पूरी हो चुकी है, डीआरआर बन चुका है, डीआरआई बन चुका है, रिडम्पशन की तैयारी कर दो जी, बुला लो, रिडम्पशन कर लो। बता देना कि एक साथ सारा पैसा लेके जाएंगे या इंस्टॉलमेंट में लेके जाएंगे, ये बता देना। हमने कहा ठीक है जी पूछ लेते हैं। तो कहते हैं अभी मान लेते हैं लमसम सारा पैसा एक साथ लेके जाएंगे, तो मैंने कहा चलो जी काम शुरू कर दो। जो आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इसको वापस ले लो। देखो बिफोर पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पैसा देने से पहले मैच्योर करा लेना अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकाल लेना। और बताओ जब इन्वेस्टमेंट किया था तो डीआरआई टू बैंक था, अगर पैसा वापस निकाल लोगे तो बैंक टू डीआरआई, मतलब रिवर्स एंट्री हो जाएगी। बैंक से पैसा आ गया तो बैंक वापस डेबिट हो गया, इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट खत्म हो गई, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहां पे सही चल रहा है? तो इस तरीके से आपने निकाल दिया। अब क्या करना है, अब हमें लमसम और इंस्टॉलमेंट की एंट्री सीखनी जल्दी से कि कैसे एंट्री बनती होंगी। आपको करना है कि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, तो बेटा यहां पे पहले डिबेंचर होल्डर का अमाउंट ड्यू करना है, उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। कैसे करना है, आपने जब डिबेंचर इशू किए थे तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी। मैंने एग्जांपल लिया है वो 8% डिबेंचर, ये नाम है, आप 10% भी लिख सकते हो, 15% भी, क्वेश्चन में जो लिखा होगा आपको वही लिखना है, एजम्पशन लेना है, हाइपोथेटिकली आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे 8% लिखा क्योंकि हमने जो डिबेंचर इशू किए थे वो 8% वाले थे, तो हमने 8% वाले डिबेंचर मार्केट में इशू कर रखे हैं। अब इन्हीं 8% वाले डिबेंचर की पेमेंट वापस करनी है, तो क्या हुआ, जो लाइबिलिटी थी जब पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी खत्म, तो 8% डिबेंचर डेबिट हो गया। और ये पेमेंट किसको करनी है, डिबेंचर होल्डर को। आपको यही लिखना है यहाँ पे, बीइंग डिबेंचर होल्डर अमाउंट ड्यू, क्योंकि अब आपका अमाउंट ड्यू हो चुका है, अब आप उनको पेमेंट करने वाले हो। डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगी बेटा, आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो कि यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर डेबिट है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट है, फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, अगली एंट्री ये बनने वाली है। तो आप कहोगे डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कट गया तो डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक भी बना सकते हैं। मैंने कहा ना, ये नहीं होगा। ध्यान से सुनना कैसे, आप पहले ड्यू करेंगे उसके बाद पेमेंट करेंगे। जैसे आप इशू करते वक्त भी ड्यू रिसीव की एंट्री बनाते थे, वैसे ही अब आप ड्यू करेंगे और उसके बाद ही उनकी पेमेंट करेंगे। तो क्या करना है, पहले आपने परसेंटेज टू डिबेंचर होल्डर लिखा, अब आप डिबेंचर होल्डर टू बैंक करके पेमेंट कर दो। अमाउंट कितनी, जैसे 5 लाख रुपीज के डिबेंचर होल्डर थे और जिनको आपको पेमेंट करनी थी, तो आप यहाँ पे 5 लाख क्योंकि सारा पैसा एक साथ दे रहे हो, लमसम का सीन चल रहा है, और लमसम होगा तो आपको सारी अमाउंट क्या करनी होगी, एक साथ पे करनी होगी। तो परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 5 लाख और डिबेंचर होल्डर टू बैंक 5 लाख, सारा पैसा एक साथ दे दो। चलिए शादी ब्याह हो गए, सारा काम हो गया। अब जो पैसा बच गया जो जोड़ रखा था, वो तो काम किसी ने जोड़ के रखते हैं बेटा। अब आप कहोगे इसका यूज क्यों नहीं करा, ये तो हमने डिबेंचर रिडम्पशन के लिए जोड़ा था। ये एक तरीके से सिक्योरिटी, उतना ही अमाउंट, क्योंकि आप मुझे बताओ अगर आप डीआरआर नहीं बनाओगे तो आपकी जो लाइबिलिटीज है, खुद सोचो कि आपने अगर अमाउंट नहीं जोड़ के रखा तो आपकी जो बैलेंस है, आपकी जो बैलेंस शीट है, उसमें डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपना बैलेंस मेंटेन रखना होता है, इसलिए आप डीआरआर बनाते हैं। अब जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो डीआरआर आपने इन्वेस्ट किया था, डीआरआर में पैसा डाल रखा था, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जर्नल रिजर्व में। तो एक आपको अपोजिट एंट्री और बनानी होगी लास्ट में, डीआरआर को वापस डेबिट कर दो, और अब दोबारा से प्रॉफिट में तो डलता नहीं है पैसा, तो हम उसे जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बीइंग डीआरआर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, और डीआरआर, अब बेटा ये मैंडेटरी एंट्री है, आप ध्यान रखना। आप जब भी रिडम्पशन करोगे तो डीआरआर बनाने की एंट्री मैंडेटरी है, डीआरआई बनाने की एंट्री मैंडेटरी है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना डीआरआई में, क्योंकि हम वापस मैच्योर करा लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसकी रिवर्स एंट्री बनानी, ये 3 एंट्री मैंडेटरी होगी। हर बार बेटा 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इन एंट्री को ध्यान से देख लो, ये मैंडेटरी बननी ही बननी है। अमाउंट क्या, अमाउंट भी क्वेश्चन वाले ही बताएंगे आपको। तो 3 एंट्री के बाद फिर अमाउंट को ड्यू करो, डिबेंचर होल्डर से कह दो जी आ जाओ पैसा लेने आ जाओ, डिबेंचर होल्डर 8% वाले डिबेंचर आ जाओ, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट कर रखा है, और डिबेंचर होल्डर को जैसी पेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, और डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देना है, जर्नलिज्म में। अब यहीं पे अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता तो 5 लाख की जगह ये कह देते 4 बार में पेमेंट करेंगे हम। तो अब 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती तो आप क्या करते, इसका मतलब 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक इंस्टॉलमेंट 1,25,000 की होती। तो आपको ये एंट्री जो बनाई है आपने, डिबेंचर होल्डर टू परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, अब यहाँ पे 5 लाख की जगह आप कितना लिखते हैं, 1,25,000 एक एंट्री। फिर इन्हीं दोनों एंट्री को दोबारा बनाते दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए, फिर सेम अमाउंट, फिर तीसरी बार बनाते फिर सेम अमाउंट, फिर फोर्थ टाइम आप यही एंट्री बनाते, 4 बार सेम एंट्री रिपीट करोगे, और अमाउंट आप कितना डालोगे, 1,25,000। अब 4 इंस्टॉलमेंट हो गई, इसका मतलब 5 लाख रुपए पे हो गए। तब फिर आप लास्ट में जाके कौन सी एंट्री बनाओगे, डीआरआर टू जर्नल रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है, लमसम आए तो एक बार में सारी पेमेंट करा दो, अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम आए तो इन्हीं एंट्रियों को रिपीट कर दो।
जितनी इंस्टॉलमेंट बोली हो उतनी बार। एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, जैसे लमसम एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा जा रहा है तो 2 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट तो 8 एंट्री, लेकिन अमाउंट भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लमसम में आप 5 लाख रुपए पे कर रहे थे तो इंस्टॉलमेंट में 5 लाख को 4 से डिवाइड कर दो, तब आप उसकी पेमेंट करोगे। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इसको बड़े आसान तरीके से, रिडम्पशन कुछ नहीं है, बच्चे घबराए रखते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, भैया समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? इसमें 6 एंट्री बनानी है, कभी कभी 7 एंट्री बन जाती है, और इन एंट्रियों के साथ और जब इंस्टॉलमेंट आ जाता है तो गिन लो 2-2 एंट्री और एक्स्ट्रा कर लेना जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी, और फ्री में 6 नंबर मिल रहे हैं। एंट्री लिखने के मार्क्स लेने हैं, 100 नंबर में से 100 नंबर लाना है अकाउंट में, इसलिए तो आसान है, सब चीज लिखनी है और उसमें अमाउंट भरना है। क्या समझना है? समझना यही तो है कि बस ये चीज क्यों लिखी जा रही है। जैसे कि डिबेंचर होल्डर क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम उन्हें पेमेंट करने वाले हैं, जब तक पेमेंट नहीं कर देते तब तक वो ड्यू है, ड्यू है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो क्रेडिट, पेमेंट होते ही खत्म। चलो, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियो के लिंक है कि डिबेंचर कैसे इशू होते हैं, शेयर कैपिटल नहीं आता तो उसका भी लिंक गिवन होगा, आप उन वीडियोस को देखें, इसके बाद यहाँ पे आए, आप शेयर करें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें बेटा। थैंक यू।